नाज़रीन आदाब, मैं अशर यासिर आपका खैर मकदम करता हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात, आज की टीवी और आज के सोशल मीडिया की जो फैक्ट न्यूज़ है उनके बारे में बताएंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे पास कुछ खास टॉपिक्स है जिन पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कल जो यहाँ पे बस हादसा हुआ था कर्नूल में, उसको लेकर के कि बस में कैसे हुआ विस्फोट, फॉरेंसिक जाँच में चौंकाने वाला खुलासा। बोला गया है कि मोबाइल बैटरी और बूम की वजह से ज़्यादा फैल गया। वहीं जो दूसरी खबर वो ये है कि राज्यसभा चुनाव पर जम्मू कश्मीर में कांटे की टक्कर में बीजेपी ने मारी बाजी, कहां से मिले बीजेपी को 4 वोट। वहीं जो आज की तीसरी खबर वो ये है कि लालू यादव ने छठ पर ट्रेनों में भयंकर भीड़ को लेकर सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा ये सफ़ेद झूठ निकला। वहीं आज की जो चौथी और आखिरी खबर वो ये है कि मुस्लिम सीएम पर चिराग पासवान ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा 20 साल पुरानी घटना को किया याद, कहा पापा ने पार्टी तक कुर्बान कर दी थी। इन सब टॉपिक्स पे डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शाहिद उमैर। शाहिद, आपका खैर मकदम। शुक्रिया। शाहिद, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के कर्नूल में बस हादसा कैसे हुआ, कैसे आग लगी और कैसे बस में विस्फोट हुआ, इन सब को लेकर जांच में अहम जानकारी सामने आई है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों का कहना है कि बस में लगी आग कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। उन्होंने मूल रूप से ये जाना है कि लगेज कैबिन में रखे सैकड़ों मोबाइल फ़ोन में विस्फोट की वजह से आग तेज़ी से फैल गई, जिससे मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वहीं साथ ही आपको ये भी बता दें कि कल कर्नूल बस हादसे में 20 लोगों की मौत हुई थी। ये दुर्घटना शुक्रवार तड़के हुई थी और जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और यहाँ की जितने भी लीडर्स हैं, पार्टी के लीडर्स, सब ने उसके लिए दुख व्यक्त किया था। साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसके लिए दुख व्यक्त किया था। हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश के उपराष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन सब ने इसको लेकर के दुख व्यक्त किया था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह की परेशानियाँ बढ़ती क्यों जा रही हैं। जिस तरह कर्नूल में आग लगी, उससे पहले हमने देखा अमृतसर में आग लगी थी, उससे पहले भी कई जगहों पे आग लग चुकी है। ये प्राइवेट बसेज, जो एसी कोचेज़ वाली बसेज होती हैं, इनमें इतनी ज़्यादा आग क्यों लगती है। और एक चिंगारी बोला जा रहा है कि एक बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, वो बाइक नीचे चली गई, उसमें जो आग निकली उससे ये आग भड़क पड़ी। तो अब इसको लेकर के शायद जो अभी खबर सामने आई कि इसमें मोबाइल बैटरी और बूम की वजह से ज़्यादा आग फैली, उस पर क्या कहें। देखिए, इसमें जो प्रारंभिक जांच है उसमें ये पता चला है कि जो बस बाइक को टक्कर मारी थी उसके बाद से बाइक कुछ दूर तक घिसटाती चली गई। उसके बाद से रिपोर्ट में कहा गया है कि बाइक की जो पेट्रोल की टंकी होती है उसका जो ढक्कन है वो खुल गया और शायद उसके बाद से जो चिंगारी निकल रही थी उससे वो आग लगी बस में। ये रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बस में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान रखी गई थी, हम चार्जर की बात करें, बैटरी की बात करें, तो उससे और ज़्यादा ये आग फैल गई और नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे करके पूरे बस में ये आग फैल गई और वक्त नहीं मिल पाया कि जो लोग बस के अंदर बचे मतलब थे वो बाहर निकल पाए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जब बैटरी फटने की आवाज़ आई तो जो ड्राइवर है उसने देखा, बस को रोकी और उतर कर देखने की कोशिश की, तब तक पूरे बस में आग लग चुकी थी और जो अंदर यात्री थे उनको निकलना काफ़ी मुश्किल रहा। वही आपको बता दें कि अभी तक जो रिपोर्ट सामने है उसमें ये कहा गया है कि इस यात्रा में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ सकता है लेकिन अभी इस पर कोई रिपोर्ट सामने आई नहीं है। लेकिन इसी के साथ कल तेलंगाना के जो IPR विभाग है वो खुद घटनास्थल पर जाकर वहाँ मौका वारदात को समझने की कोशिश की और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें बताया गया है कि उसमें कितने लोग कहाँ के हैं और जो 25 लोग जो उसमें जो बचे थे उनका पूरा उन्होंने जानकारी दी, जिसमें से कुछ लोग तेलंगाना के हैं, कुछ कर्नाटका से हैं, मतलब अलग अलग, कुछ लोग महाराष्ट्र से हैं। तो बताया गया वही कुछ अभी ऐसे यात्री हैं जिनके शिनाख्त नहीं हो पाई है कि वो कहाँ से है, DNA रिपोर्ट से जी। लेकिन इसी के साथ अगर हम बता दें तो इस घटना के बाद से कल पोन्नम प्रभाकर ने एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने कहा कि ये जो घटना घटी है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के साथ जितने लोगों की मौत हुई है उनको लेकर उन्होंने दुख व्यक्त किया। लेकिन सबसे अहम बात उन्होंने ये भी की कि इसके साथ अभी हम जितनी अनफिट बसें हैं जो रोड पर चल रही हैं उसको हम तुरंत जब्त करने की आदेश जारी करते हैं, परमिशन देते हैं। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम यानी तेलंगाना सरकार और जो दूसरे आंध्र प्रदेश है उसके साथ हम मिलकर एक ऐसा
कानून लाएंगे जो कि इस तरह की जो घटनाएं हैं उसको रोका जा सके। लेकिन इसके साथ जो कल उन्होंने कहा कि जितनी अनफिट बसें हैं उसको हम तुरंत जब्त करने का आदेश देते हैं। तो अगर सच में इस आदेश को अगर ज़मीनी स्तर पर उतारा जाए और जितनी अनफिट बसें चल रही हैं या जितनी सीटें से ज़्यादा जो यात्री हैं उनको बैठाया जा रहा है, अगर इन सब चीज़ों पर वक्त रहते शायद अगर नियंत्रण किया जाए, रोक लगाई जाए, तो शायद आने वाले वक्त में ऐसी जो घटनाएं घट रही हैं वो कम हो सकती है। लेकिन कल जिस तरह से बस में आग लगी देखा गया कि आप समझ सकते हैं कि बारिश के दौरान अगर इतनी भयावह किसी बस में या किसी भी जगह पे अगर आग लगी हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने भयावह वो आग हो गई। क्योंकि ऑलरेडी कहा जाता है कि जब आग लगती है तो पानी कुछ हद तक काम करता है, लेकिन वहाँ पे जो वीडियो है उसमें देखा कि लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद बस में आग थमने के बजाय आग की लपटें लगातार तेज होती जा रही थी। और वजह यही रहा कि 20 यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी, मासूम लोगों की मौत हो गई। हालांकि कुछ यात्री जो, क्योंकि आग लगने की जो घटना है वो बताया जाए करीब 3:10 के आसपास की हुई, तो अमूमन तौर पे उस वक्त काफ़ी गहरी नींद में इंसान सोता है तो उस वक्त कुछ पता भी नहीं चलता है। तो कहा यह जा रहा है कि जो 20 यात्री की मौत हुई है शायद ये पूरी मतलब सो रहे थे, शायद इसीलिए उनको पता नहीं चल पाया। जो यात्री कुछ जगह थे वो अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। लेकिन अब ये भी है, इस हादसे में ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग झुलसे हुए हैं, तो अभी तक उनकी जो इलाज है वो जारी है। लेकिन 20 लोगों की जो मौत हुई है उस पर लगातार यही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार आए दिन ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है और जो परिवहन विभाग है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो इन सब मामलों में कितनी सख्ती बरत रहा है और जो प्राइवेट बसें चल रही हैं उनको लेकर जो एडवाइजरी जारी की जा रही है वो लोग कितना इस पे फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल सही, जिस तरह से आपने बोला कि 20 लोगों की जान गई और वाकया जो था वो 3 बजे के कुछ मिनट के बाद हुआ था। और अमूमन उस वक्त जो सफ़र कर रहे होते हैं वो सो ही रहे होते हैं। और जो वहाँ के चश्मदीद लोग थे उन्होंने ये बताया, जो लोग बच के बाहर निकले, हमने ये भी देखा कि शीशा तोड़ करके लोग बाहर निकले हैं। किस परेशानी से वो बाहर निकले हैं ये वही जान सकते हैं। उनके बयान सामने आया कि जब ऐसा धुआं होने लगा, कुछ ऐसे सुगबुगाहट हुई तो सबको जगाया गया, लेकिन कुछ लोग नहीं भाग पाए। जी, उसमें यह भी होता है कुछ ज़यीफ़ होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 20 लोगों की मौत हो गई, वो बताया जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ सकता है। कुछ लोग अभी भी इंजर्ड हैं, ज़्यादा घायल हैं, जिनको अस्पताल में रखा गया। रेवंत रेड्डी ने भी कल ये बोला था कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनकी अच्छे से क्या बोलते हैं उनके स्वास्थ्य के लिए काम किया जाएगा। और जिन लोगों की मौत हुई है, जो लोग इंजर्ड हैं, उन सब के लिए कुछ मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। वहीं अगर हम दूसरी खबर की तरफ चले तो वह है जम्मू कश्मीर में इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है और वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं। जम्मू कश्मीर में 24 अक्टूबर को राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव कराए गए थे। इन चुनाव में 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती, वहीं 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पाने में गई है। केंद्र शासित क्षेत्र बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार राज्यसभा चुनाव कराए गए थे। बीजेपी की जीत की वजह कुछ विधायकों की क्रॉस वोटिंग बनी है। यही वजह है कि बीजेपी पर क्या बोलते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी ज़्यादा वोट मिलने पर सवाल खड़े किए हैं। 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद रमज़ान, सजाद किचलू और शमी ओबरा जीते हैं। 1 सीट भाजपा के सच शर्मा ने जीती है। ये सीटें 15 फरवरी 2021 में खाली हुई थीं, जब पूर्व सांसदों जिनमें गुलाम नबी आज़ाद और नज़ीर अहमद लावे ने अपना कार्यकाल पूरा किया था। अब ये देखना है कि जो ये एक्स्ट्रा वोट मिले हैं, जो कि क्रॉस वोटिंग हुई है, वो किसकी तरफ से की गई, इसको लेकर के अब जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला वो किस तरह के कदम उठाते हैं। शायद इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसको लेकर के हम देख रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कुछ ना कुछ बयान सामने आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मुख्यमंत्री का बयान सामने है, उन्होंने ये कहा कि जो हमारे अंदर के लोग हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है वो सामने आ जाए। तो साफ तौर पे जिसने क्रॉस वोटिंग किया है वो सामने आने की जो बात करे, शायद ये बहुत दूर की बात है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया है क्रॉस वोटिंग की, बीजेपी में ये कहा जा रहा है कि हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर बीजेपी के 28 विधायक हैं, लेकिन उनको वोट 32 मिले हैं। 4 अतिरिक्त यानी 4 क्रॉस वोटिंग के साथ 4 वोट उनको मिले, जिसके बाद से बीजेपी का भी वहाँ पर राज्यसभा सांसद जो मनोनीत हुआ। तो जिस तरह से वहाँ पे अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें उमर अब्दुल्ला की, तो आखिर क्या वजह रही या फिर क्या मजबूरियाँ है कि उनके जो अपने विधायक हैं उन्हीं पे पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। और वजह ये रहा कि आपके जो 4 विधायक हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दिया। अगर वो क्रॉस वोटिंग नहीं करते तो शायद इस वक्त बीजेपी के राज्यसभा सांसद नहीं होते, क्योंकि 4 सीटों पर 3 तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के है, लेकिन एक जगह पर इन्होंने अपनी मजबूती के साथ एक सीट
सीट अपना जीतने में कामयाब रहे। लेकिन एक सीट के बाद ये कितनी सीटें और बढ़ती जाएंगी वो देखने वाली बात होगी। दूसरी बात ये कि जिन 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है तो आने वाले वक्त में क्या उनका चेहरा सामने आएगा या फिर ये अंदर की चीज़ें और अंदर ही गुप्त तरीके से एकदम विलुप्त हो जाएगी। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि जिस तरह से इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है उसके बाद से जो राज्यसभा सांसद बने हैं वो क्या इनको कुछ फ़ायदा दे सकते हैं या आने वाले वक्त में जो 4 विधायक हैं वो दूसरे पाले में जाकर बैठेंगे। लेकिन इसके साथ अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला की बात करें मुख्यमंत्री की, तो इन्होंने ये कहा है कि ये चोरी की गई है, चोरी तरीके से इन्होंने सीट जीती है। तो चोरी के साथ अगर हम बात करें तो फिर आपके जो विधायक है वो क्यों पाले बदले, और आने वाले वक्त में अगर आपको पता चल जाता है कि 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है तो क्या उनको आप अपने पार्टी से बर्खास्त करेंगे या अपने पार्टी में उनको वैसी जगह देंगे जैसे अभी उनकी जगह बनी हुई है? बिल्कुल सही, जिस तरह से बात की जा रही है कि उन्होंने चोरी की है, उन्होंने धोखेबाजी की है, तो अब ये भी सबसे बड़ा सवाल आपने उठाया है कि अगर वो 4 लोग सामने आ गए जिन्होंने वोट किया था बीजेपी को, तो उनको आप किस तरह की सज़ा देंगे। चूँकि बीजेपी या कोई भी पार्टी अगर वहाँ पे अपोजिशन में होती है तो उसके लिए रास्ते खुले होते हैं, वो कभी भी आपको ले सकती है। इसी तरह से जिस तरह से हमने देखा कि बिहार में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और बिहार चुनाव में एमआईएम के 4 जो एमएलए थे वो आरजेडी में गए थे। उसके बाद अब 3 को टिकट नहीं मिला, 1 को टिकट मिला। तो अब ये भी एक काफ़ी, जब कोई एमएलए किसी पार्टी में जाता है तो एक बड़ी चुनौती बन जाती है कि उनको हम टिकट दें या ना दें, उसके बाद फिर क्या चीज़ें सामने आती हैं सभी के सामने। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो 4 वोट पड़े हैं, 4 विधायकों ने जो वोट दिए हैं, उसकी जानकारी कब सामने आती है? चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इसको अपने तक ही महदूद रखते, मीडिया में नहीं लाते, क्योंकि जब से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बने हैं तब से वहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हो रही, काफ़ी सुधार भी आ रहा है वहाँ की पॉलिटिक्स में। एक तरफ ये कहा जा रहा था कि पीडीपी जो है कोई भी साथ नहीं देगी, लेकिन ये भी खबर सामने आई कि पीडीपी ने जो है इस राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के उससे इसमें साथ दिया। तो एक चीज़ तो ये सामने आ गई है कि वहाँ पे पीडीपी उस तरह से विरोध कर रही, चूँकि आप अपोजिशन में इस वजह से आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आपको समर्थन करना चाहिए वहाँ पे आप समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन एक और बात है ना कि पीडीपी अगर बात की जाए तो पीडीपी क्या इंडिया अलायंस में होने के नाते समर्थन दिया है या फिर उमर अब्दुल्ला को दिया है? क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे उमर अब्दुल्ला और पीडीपी में काफ़ी तलखियाँ देखी जाती है, काफ़ी नोकझोंक होती है। लेकिन अगर शायद इंडिया अलायंस में पीडीपी नहीं होती तो क्या वो उमर अब्दुल्ला को समर्थन की होती, या फिर उन्होंने इंडिया नहीं बल्कि उमर अब्दुल्ला को राज्यसभा में इसलिए समर्थन किया क्योंकि उनके पास कोई वैसा कैंडिडेट नहीं था? बिल्कुल, उनके पास कोई वैसा कैंडिडेट नहीं था और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसको लेकर के अब महबूबा मुफ्ती जब सामने आएंगी तो बयान देंगी, क्योंकि आज देखा जा रहा है कि काफ़ी सारे लीडर्स से, जम्मू कश्मीर से जो लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, उनके बयान सामने आएंगे। उसमें उमर अब्दुल्ला भी हैं, पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती भी हैं, उनकी बेटी भी है और फ़ारूक अब्दुल्ला भी हैं, वो भी सामने आ सकते हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी भी है। कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत वहाँ पे चुनाव लड़ा, उमर अब्दुल्ला को सीएम का कैंडिडेट घोषित किया। उसके बाद ये भी बोला गया कि मैं बाहर हूँ, आप लोग जो भी करना है कीजिए, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। वहीं अगर हम बात करें बिहार की, जिस तरह हमने बोला कि बिहार में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव को लेकर के काफ़ी सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आरजेडी या फिर हम अगर महागठबंधन की बात करें तो चीज़ें बिखरती नज़र आ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो चीज़ें सब एक साथ आ गई हैं और इसका क्रेडिट दिया जाता है अशोक गहलोत को। अशोक गहलोत वहाँ पे गए, 2 दिन तक उन्होंने मंथन किया, रात भर मीटिंग की, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया और डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी का चेहरा घोषित किया। उसके साथ ही ये एक तरह का आगाज़ शुरू हो गया है। कल हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि यहाँ पे जब लाइट आ ही रही है तो फिर लालटेन की क्या ज़रूरत है। और फिर दूसरी जब उन्होंने रैली अटेंड की तो वहाँ देखा कि लाइट ही चली गई थी। तो काफ़ी सारा उसका सोशल मीडिया पे मजाक भी बनाया जा रहा है, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। लेकिन इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एनडीए सरकार पर छठ पूजा अवसर पर रेल यात्रियों को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि 20 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का दंश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व छठ पर भी ये लोग रेलगाड़ियां ढंग से नहीं चलवा सकते हैं। आरजेडी सुप्रीमो ने एक्स पर लिखा पोस्ट किया, उसमें कहा गया है कि एनडीए सरकार ने दावा किया था कि देश की कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ
पूजा के मौके पर विशेष रूप से बिहार के लिए चलाई जाएंगी, लेकिन ये दावा पूरी तरह फेल साबित हुआ है। उनका कहना है कि बिहार वासियों को इस छठ पर्व पर भी रेलगाड़ियों में उचित सुविधा नहीं मिल रही है और उन्हें मानवीय परिस्थितियों में सफ़र करना पड़ रहा है। उन्हें जो है क्या बोलते हैं, काफ़ी ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ा, अमानवीय परिस्थितियों में सफ़र करना पड़ा और इससे कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। जिस तरह हमने देखा कि किस तरह लोग जो हैं घुस घुस के जा रहे हैं, टॉयलेट में बैठ के जा रहे हैं, कोई गेट पे खड़ा हुआ है, क्या क्या चीज़ें, इसको लेकर के भी सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी वीडियोस वायरल होती हैं। उसके बाद फिर रेलवे मंत्रालय का एक बयान सामने आता है, उसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी ने भी फेक खबर कोई फैलाई, फेक वीडियो कोई फैलाया तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो अगर वीडियो डाल रहे हैं तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? एक तरफ लोग काफ़ी ज़्यादा कष्ट के साथ, परेशानियों के साथ सफ़र कर रहे हैं, उसके बाद फिर हमारे देश के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, वो जा करके उनसे पूछते हैं और भाई सुविधा का क्या हाल है, आप इस सुविधा को लेकर के क्या बयान देंगे? तो आप ये भी देखिए कि एक साइड लोग जो है गेट पे लटक के जा रहे हैं और दूसरी साइड हमारे देश के जो रेल मंत्री वो बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि रेल सुविधा बहुत अच्छी चल रही है। बिहार के लिए जो 12,000 ट्रेनें चलाई गई थी वो चल रही हैं, लेकिन अगर वो 12,000 ट्रेनें चलाई गई हैं तो कहाँ से चलाई गई हैं और फिर यात्री इतनी बुरी तरह मतलब इतनी बुरी अवस्था में सफ़र क्यों कर रहे हैं? देखिए, अगर हम रेल मंत्री की बात करें तो शायद विपक्ष उनको रेल मंत्री की जगह रेल मंत्री वैसे नहीं कहता है, क्योंकि देखा गया कैसे महापर्व छठ पूजा या फिर हम दिवाली की बात करें उसको लेकर खुद बिहार यूपी जाने के लिए लोग जो मध्य प्रदेश, दिल्ली या और राज्यों में काम कर रहे हैं वो जाने के लिए किस तरह से भेड़ बकरी की तरह ठूसकर ट्रेन में जाने के लिए मजबूर हैं। ट्रेन की हालत ऐसी रही कि कुछ लोग बाथरूम में बैठकर सफ़र करना पड़ा, तो कुछ लोगों को सीटों पे जगह नहीं मिली। जिनको बाथरूम में जगह मिली उनको सीट पे जगह नहीं मिली, और जिनको सीट पर बैठने के लिए जगह मिली उनको बाथरूम में जाने के लिए वक्त नहीं मिला, या फिर कहें हम स्पेस नहीं रहा। लेकिन अगर वही हम पूरी अगर इस वारदात की बात, माफ़ कीजिएगा, इस पूरी हम घटना की बात करें तो देखा गया कि किस तरह से लोग घंटों कतारों में खड़े हैं। ये वही लोग हैं कि जो GST पे कर रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, और इन्हीं के पैसों पर मंत्री हो या विधायक हो वो आराम से सफ़र कर रहे हैं AC में बैठ के। लेकिन यही लोग जब खुद अपनी पैसे देकर जब घर जाने के लिए जब इनको वक्त आता है तो सामने ऐसी चीज़ें आती है कि उनको खुद अपनी जो टिकट कंफर्म है वो वहाँ पर नहीं बैठ पाते हैं, और होता यह है कि मजबूरन भेड़ बकरी की तरह सबको वहाँ पे सफ़र करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर हम लालू प्रसाद यादव की बात करें तो लालू प्रसाद यादव पे काफ़ी तरह के NDA आरोप लगाती है, लेकिन यही लालू प्रसाद यादव हैं कि जब इन्होंने देखा कि AC जो कोच है उसकी फ़ी ज़्यादा होती है, तो जो गरीब है उनको सफ़र करने के लिए AC में इन्होंने एक गरीब रथ ट्रेन चलाई जिसमें उसकी फ़ी काफ़ी जो टिकट है वो काफ़ी कम होता था, और नतीजा ये हुआ कि उसमें मिडिल फैमिली हो या अपर कास्ट हो या लोअर फैमिली हो, सभी लोग AC में सफ़र करना शुरू कर दिए। लेकिन उसके बाद देखा गया कि लालू प्रसाद यादव पे रेल को लेकर कैसे आरोप लगाए गए। लेकिन अभी जिस तरह से उन्होंने छठ पूजा या दीपावली की अगर हम बात करें उसको लेकर उन्होंने बयान जारी किया, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट करते हुए उन्होंने जो इंडिया गवर्नमेंट है उस पर निशाना साधा। हालांकि लालू प्रसाद यादव से पहले भी कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो आरोप लगा चुकी है, क्योंकि दावा ये किया गया था कि हम 12,000 रेलगाड़ियाँ सिर्फ छठ पर्व पर स्पेशल चलाएंगे, लेकिन स्पेशल का पता नहीं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता चला कि 12,000 से ज़्यादा जो यात्री हैं वो किस तरह से ट्रेन में बैठकर घर पर जाने के लिए मजबूर हुए। अगर हम लालू प्रसाद यादव की बात करें तो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि झूठ के बेताज बादशाह और जुमलों के सरदार ने शेखी घबराते हुए कहा था कि देश के कुल 13,198 ट्रेनों में से 12,000 रेलगाड़ियां छठ पर्व के अवसर पर बिहार के लिए चलाई जाएंगी। यह भी सफ़ेद झूठ निकला। 20 सालों की एनडीए सरकार में पलायन का देश झेल रहे बिहारियों के लिए लोक आस्था के महापर्व पर भी ये लोग रेलगाड़ियों से ढंग से नहीं चलवा रहे हैं। उन्होंने यूपीए सरकार के बाद एनडीए सरकार के बिहार में कई बड़ा उद्योग नहीं लगाया, इस पर भी उन्होंने विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि अभी लालू प्रसाद यादव का जो आंकड़ा, उन्होंने ये कहा कि लोग अभी भी बिहार से 4 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं दूसरे राज्यों में जाकर पलायन करने को मजबूर हैं। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में उन्होंने ये भी कहा कि उद्योग नहीं लगाने की वजह से लगातार लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वही बिहार की बात करें तो अमित शाह भी गए थे बिहार की यात्रा पे हैं, लगातार वो पिछली 15 साल 20 साल की सरकारों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन हम बात करें तो खुद नीतीश कुमार जिसके साथ इस वक्त वो गठबंधन में है, पिछले 15 साल से 10 साल से खुद वो भी सत्ता में रहे, तो अमित शाह किस पे आरोप लगा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार पे भी सवाल खड़ा कर रहे हैं सिर्फ लालू प्रसाद यादव पे? क्योंकि नीतीश कुमार लगातार सत्ता में मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो संभाले हुए, लेकिन वही अमित शाह की बात करें तो पिछली 15-10 सालों पर खुद अपनी सरकार
पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो शायद वही खुद कंफ्यूज हैं कि पीछे 10 से 15 साल किसकी सरकार थी, लालू प्रसाद यादव की या जिसके साथ वो गठबंधन में यानी नीतीश कुमार की। बिल्कुल सही। कल जिस तरह हमने देखा कि नीतीश कुमार ने भी एक बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा कि 2 बार मैं इधर उधर गया था, वो मेरी गलती थी, अब मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन आप जो स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे पीछे एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से सफ़र कर रहे हैं, किस तरह से ट्रेन में भीड़ है, किस तरह से प्लेटफॉर्म पे भीड़ है। और जिस तरह की खबरें आती हैं कभी कभी कि कोई भी अगर दुर्घटना होती है उसके पीछे जिम्मेदारी जो है वो बड़े लोग नहीं उसके ऊपर कुछ होता है, बल्कि छोटे लोगों पे ये कार्रवाई की जाती है। इसी तरह हमने देखा था कि जब इस देश में कुंभ मनाया जा रहा था, महाकुंभ मनाया जा रहा था, उस दौरान भी ऐसी घटनाएं सामने आई थी। लेकिन उसमें भी जो तलवार थी वो किसी बड़े पे नहीं गिरी थी, छोटे पे गिरी थी। और जिस तरह से हमारे रेल मंत्री, जिसे अभी शाहिद ने बोला कि हमारे जो रेल मंत्री हैं उनका नाम विपक्ष ने रेल मंत्री दिया हुआ है कि वो रेल मंत्री जाते हैं, रेल बनवाते हैं। अभी एक वीडियो देखा था जिसमें वो जो वॉर रूम है उसमें गए थे, सबको मिठाइयाँ खिला रहे दीपावली पे कि आपने बहुत अच्छा काम किया, रेलवे बहुत अच्छी तरह चल रही है। तो सबसे अहम चीज़ ये भी खड़ी होती है कि जब कोई घटना होती तो वहाँ पे भी आप रील बनाने के लिए जाते हैं, थोड़े से आंसू बहा देते हैं, आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं देते। हमने यहाँ पे इससे पहले जो सरकारें रही उसमें देखा है कि अगर कोई भी घटना हो जाती है तो वो उस मिनिस्टर के लिए एक बड़ा दब्बा होता है। और वही नीतीश कुमार की, जिस तरह आपने बात की अभी कि नीतीश कुमार इधर जाते कभी उधर जाते, ये करते वो करते, नीतीश कुमार ने भी इस्तीफ़ा दिया था। और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके राज में अगर कुछ ऐसी घटनाएं सामने हैं तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। लेकिन अगर हम बिहार के चुनाव की बात करें तो बिहार चुनाव को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गरमाई हुई हैं। एक तरफ बीजेपी का कहना यह है कि आरजेडी ने नाचने वालों को टिकट दिया, वहीं जिनको टिकट दिया गया है केसरी लाल यादव जो कि बिहार के एक भोजपुरी एक्टर हैं, उनका बयान सामने आता है कि अगर हम नाचने गाने वाले हैं तो आपने भी कुछ ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो नाचने गाने वाले हैं। और जिस तरह देखा जाता है कि आजकल पॉलिटिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मर्यादा लांघ जाती हैं, और मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स है, कोई अगर किसी को टिकट देता है तो जनता का हक होता है कि वो वोट दे करके उसे जिताएगी। वो सारी चीज़ें जनता पे निर्भर होती हैं। आपने टिकट दिया, ये आपकी अच्छी चीज़ है, लेकिन अब जनता उसको किस तरह से एक्सेप्ट कर रही है ये उसके ऊपर है। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, हमने आपको न्यूज़पेपर्स के जरिए अहम खबरों से रूबरू करा। ऐसी ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपके इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ही खत्म होता है। मुझे मेरे साथी शाहिद उमैन को दे इजाज़त। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ। अल्लाह हाफिज़।